नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत स्वागत है आप सभी का क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। मेरा नाम है प्रशांत और हम वो क्लासेस जिसमें करंट अफेयर भी हो जाता है, एमसीक्यू प्रैक्टिसेस भी हो जाती है, स्टेट पीसीएस के लिए हो, चाहे वनडे एग्जाम्स हो, लोअर पीसीएस हो, या रेलवे हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए जो ज़रूरी करंट अफेयर होता है। और सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये तो बहुत आम बात है, सभी सभी स्टूडेंट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सब जानते हैं कि करंट अफेयर का रोल यूपीएससी से लेकर वनडे एग्ज़ाम तक, या इवन अभी जो आजकल यूनिवर्सिटी लेवल पर सीयूईटी जैसे एग्ज़ाम्स होती है उनमें भी बहुत ज़्यादा क्रुशियल रोल प्ले करता है, राइट। सो करंट अफेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ एग्जाम्स, और इसी के लिए हम देख रहे करंट अफेयर, वो इस तरह के फैक्ट्स और सभी चीज़ें, राइट। फ्री स्पीच, राइट। फ्री स्पीच जो होता है उसका आपने देखा होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत हमेशा, जैसे हम लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज हम ब्रिटिश इरा से निकल कर आए हुए थे, राइट। बिकॉज ऑफ ब्रिटिश राज, ब्रिटिश रूल, राइट। और इसी के कारण हमने देखा कि हमें बोलने की आज़ादी नहीं थी। आज़ादी हमारी हक की बात है, बोलने की आज़ादी नहीं थी। एक तो ये आज़ादी होगी टोटल, राइट, अ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड ईच एंड एवरीथिंग, बट apart from that, under the British rule we don't have any civil rights like freedom of speech and expression. We cannot talk against Britishers, we cannot even, हमें जो संघर्ष हम कर रहे थे, हमारी आज़ादी का जो संघर्ष था, राइट, उसका जो स्ट्रगल था, स्ट्रगल, वो भी ब्रिटिश राज में क्या था, क्राइम। तो अगर मान ली कोई वंदे मातरम भी बोल देता है, राइट, वंदे मातरम या भारत माता की जय, भारत माता की जय, इतना भी बोल देते थे तो वो भी क्या हो जाता था, इट्स अ क्रिमिनल, इट्स अ ऑफेंस, इट्स, ये क्राइम हो जाता था। ये क्या हो जाता था, क्राइम। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो जितने भी लीडर्स थे, हमारे जितने भी लीडर्स थे, वो चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, सुभाष बाबू हो, या कोई भी, मतलब कि इसी धड़े धड़े के हो, या किसी भी तरीके के कोई भी आइडियोलॉजी मानने वाले लोग हो, आइडियोलॉजी इन द सेंस द वे ऑफ फाइट एक्चुअली, राइट। मतलब जैसे सुभाष बाबू का तरीका था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर हमला कर कर फिर लाना, मतलब इस तरह से, या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनका एक तरीका था जो एक आज़ादी पाने का तरीका था, एक गांधी नेहरू का आज़ादी का पाने का तरीका था। तो इस तरह के जो आज़ादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे, और अनगणित ऐसे हीरो है, हम तो प्राथमिक तौर पे 2, 5, 10 लोगों के ही नाम ले सकते हैं, बट ऐसे अनगणित हजारों लोग ऐसे थे जो आज़ादी पाने के लिए लड़ाई लड़ाई लड़ रहे थे। उस लड़ाई भी एक तरह का ब्रिटिश रूल में क्या था, वो क्राइम था। तो ये सभी लोगों ने देखा कि जब हम आज़ाद होंगे इस देश में, कोई भी साधारण व्यक्ति, जो व्यक्ति है, इस देश का नागरिक है, वो आके सरकार की आलोचना कर सकता है, सरकार की नीतियों पे, सरकार के नियमों पे, सरकार के जो भी चीज़ है उन सभी चीज़ों का सीधे सीधे। और इस पर एक कथन बहुत बड़ा अच्छा याद आता है, नेहरू जी ने कहा था कि जब देश आज़ाद हुआ था, ये कहानियां भी चलती है, कई बार समझाने का तरीका भी होता है, और इससे सच्ची घटना भी है कि किसी ने नेहरू का, जब देश आज़ादी हुआ था, भूखमरी से लड़ रहा था, गरीबी से लड़ रहा था, पानी की, मतलब कई सारी समस्याएं थी। तो इन समस्या से जब देश जूझ रहा था, तो किसी एक महिला ने बड़ी बेचारी अपने दुखों से गुजर रही होगी, जो भी चीजें हैं, तो वो उसने आके नेहरू का कॉलर पकड़ लिया, और नेहरू का कॉलर पकड़ने के बाद उसने कहा कि हमें क्या मिला, आज़ाद भारत में हमें क्या, ये आज़ादी पाकर हमें क्या मिला। तो नेहरू ने बड़ा, बहुत ही, नेहरू जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, कि कही ये बात कही थी कि एक आज़ाद भारत में, एक आज़ाद देश में, आप, कोई भी व्यक्ति आकर प्रधानमंत्री का कॉलर तक पकड़ सकता है, ये आज़ादी ही हमें मिली है। और ये सच बात है, किसी प्रधानमंत्री की आलोचना करना, या उसके, उनके लिए गए नीतिगत फैसलों की आलोचना करना, उनमें कमियां दिखाना देशद्रोह नहीं होता है। इस देश में लोकतंत्र है,
और लोकतंत्र की एक खासियत होती है कि कोई भी आम नागरिक प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सकता है, सीएम से भी पूछ सकता है, उनकी आलोचना भी कर सकता है, बट वो क्या होना चाहिए, इन अ डिसेंट वे, राइट। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं इन अ डिसेंट वे। अभी हाल ही में मुंबई में जिस तरह से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और अभी जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर कुणाल कामरा ने, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की, उस टिप्पणी से उनके समर्थक नाराज हो गए और उन्होंने जाके तोड़फोड़ कर दी। तो ये तोड़फोड़ करना ये एक सही बात नहीं है। कुणाल कामरा की बातों से अगर आप इत्तेफाक रखते हो और वो अगर व्यक्तिगत आप पर हमला कर रहा है, तो उसके अलग एक तरीके हैं कि आप उनके खिलाफ जाके केस रजिस्टर करवा सकते हो या उनको समझा सकते हो कि एक तरीका है। इस तरह से नहीं कि आप जाके मारतोड़ करो, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हो और नागरिकों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है, उस फ्रेम से बाहर आप जाकर आलोचना नहीं कर सकते, राइट। आलोचना करनी भी चाहिए, क्रिटिक्स इट मस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम, एक विचित वे में ही ये होना चाहिए। तो इसी तर्ज पर आज की जो पहली खबर है वो फ्री स्पीच सर्वेक्षण आया है। अमेरिका की एक थिंक टैंक है, राइट, यूएसए बेस्ड थिंक टैंक है, उन्होंने फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, राइट, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, ये अमेरिका की एक थिंक टैंक है, उनके द्वारा एक वैश्विक सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें भारत को 33 देशों में से फ्री स्पीच के मामले में 24वां स्थान मिला है, जो कि बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, मगर आखिरी जो टॉप 33 देश है उन देशों में भारत का 24वां स्थान है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच, राइट। इसका क्या, हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच, हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच, ये रिपोर्ट है, दिस इज द रिपोर्ट, ये शीर्षक है इस रिपोर्ट का, राइट। और ये यूएसए बेस्ड थिंक टैंक है, एक वैचारिक ग्रुप है, उसने ये रिपोर्ट निकाली हुई है। और यहाँ अगर बात करें तो कौन है जो फ्री स्पीच को सपोर्ट कर रहे, कौन से ऐसे देश है जो अपने देश में अपनी आलोचना, सरकार की नीतियों की आलोचना सहन करते हैं और लोगों को अपनी बात रखने का मौका देते हैं, इस तरह से ये रिपोर्ट है। इसमें बहुत जो विवादास्पद भाषण होते हैं और सुरक्षा के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसकी गिरावट की बात कही गई है, खास करके लोकतांत्रिक देशों में, लाइक अ कंट्री लाइक इंडिया, कंट्री लाइक अमेरिका, कंट्री लाइक ब्रिटेन, कंट्री लाइक फ्रांस एंड जर्मनी, जहां लोकतंत्र है शुद्ध रूप में, जिसे जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र की एक खासियत है, जैसे मैंने अभी आपको नेहरू की कहानी सुनाई, उस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि इस देश में प्रधानमंत्री तक की कॉलर पकड़ने का अधिकार आम आदमी को है, आम नागरिक को है। तो ये चीज यहाँ दिखती है, राइट। तो अगर हम आगे बात करें कि इसके मुख्य तथ्य क्या है, अगर बात करें तो भारत का जो रैंक है वो तो मैंने आपको बता दी कि 24वीं रैंक आई है, राइट, इंडिया की। और इंडिया को कितने पॉइंट मिले इसमें, इंडिया के पॉइंट की अगर बात करें तो 62.6 पॉइंट्स मिले, राइट, 62.6 उन्होंने पॉइंट्स दिए। जैसे किसी भी देश में किस तरह से फ्री स्पीच में बात हो पा रही है, सरकार की आलोचना पर सरकार का किस तरह का रवैया है, ये सब चीजें देखी जा रही है। अगर हम बात करें कि साउथ अफ्रीका, राइट, साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो उसको उनको जो है 66 पॉइंट है समथिंग, राइट, 66 पॉइंट है उनके। और लेबनान जो है, लेबनान, राइट, लेबनान, उनके 61.3 पॉइंट्स है, राइट। हम उनके बीच में आते हैं पॉइंट्स, हम इनके बीच में आते हैं, इनके बीच में इंडिया है 62.6 के साथ, भारत आता है, राइट, भारत का स्थान इनके बीच में, दोनों के बीच में, राइट। ये भारत में जो है फ्री स्पीच के लिए समर्थन है सारा, भारत में वैसे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, राइट। भारत की अगर बात करें
तो भारत जो है, भारत, वी आर ऑलवेज सपोर्टर ऑफ अ फ्री स्पीच, बट अभी हाल ही के दिनों में कुछ भाषण सरकार या कुछ प्रमुख नेताओं की आलोचना और सरकारी नीतियों की आलोचना, सरकारी आलोचना, इसको लेकर अब यहां पर जो है थोड़ा सा चिंताएं आ गई है। इनको लेकर इस रिपोर्ट में जो है चिंताएं दर्शाई गई है कि अब जो है भारत में इस तरह से कुछ चीजें बदल रही है और सरकार की या प्रमुख नेताओं की अगर आलोचना की जाती है तो उसको लेकर ऑनलाइन ट्रोल्स है, ऑनलाइन जिस तरह के कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, उनको लेकर इस रिपोर्ट में चिंताएं व्यक्त की गई है। भारत की मैंने पहले ही आपको बात बताई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भारत आजादी की लड़ाई लड़कर यहां आया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अवर कंट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत तरजीह देते हैं फ्री स्पीच को, आज़ादी में खुलकर बोलने को, सरकार की आलोचना करने में और जो भी है। मगर मैंने पहले भी कहा कि कुणाल कामरा के केस में जो मुंबई में हुआ वो जितना भी गलत है उतना ही दूसरी साइड भी गलत है कि आपको एक फ्रेमवर्क में ही किसी की आलोचना करनी पड़ेगी। आप किसी व्यक्ति की आलोचना ऐसे नहीं कर सकते, आप उसकी नीतियों की आलोचना करिए, उनके द्वारा किए गए काम जो पब्लिक हित में है, राइट, उनकी आलोचना कर सकते हैं। यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को कोई गद्दार कहता है या कुछ भी कहता है, मान लीजिए वो अगर कहता है तो वो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर कहे तो वो समझ में भी आता है क्योंकि वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी से निकल के गया है। मगर एक आम नागरिक के तौर पर यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन कोट, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन डायरेक्टली कि आपने ये जो नीति लागू करी, मान लीजिए लाड़की बहन योजना अच्छी है बुरी है, उसका आर्थिक क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस तरह के सवाल आप पूछ सकते हो, उसका भी तरीका है, आप आरटीआई के माध्यम से। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि अगर आपको सरकार की आलोचना करनी भी है तो एक फ्रेमवर्क में ही करनी पड़ेगी, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आपको सरकार की चरण वंदना करनी है, बिल्कुल नहीं। अगर सरकार की कोई अच्छी चीज है तो उसको अप्रिशिएट करिए। क्योंकि सरकार क्या होता है, सरकार हम ही तो चुन के भेजते हैं। अगर आज ये सरकार, जो भी सरकार सत्ता में है, उसको हमने ही तो वोट देकर चुना है, तो हम भी उसका बहुत अहम हिस्सा है। तो कोई भी एक नीति की आलोचना हम कर सकते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, और कोई अगर हमें अच्छा लगता है तो उसको हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। यही तो चीज होती है, यही डेमोक्रेसी की खासियत भी है, राइट। अगर बात करें सरकार की आलोचना की तो 37% भारतीय है जिन्होंने भारतीयों ने सरकारी नीतियों की आलोचना का समर्थन किया। सरकारी नीतियां जो रहेगी, सरकारी नीतियों की जो आलोचना होगी उसका समर्थन, आलोचना का समर्थन किया है, राइट, समर्थन किया है। इन 37% भारतीयों ने, 37% भारतीयों ने जो आलोचना है उसका समर्थन किया है, राइट। और ये भी कहा है कि जो देश है, उन्होंने कहा है कि भाई जो ऐसा देश है जिनमें डेमोक्रेसी में अगर बात करें डेनमार्क की, राइट, डेनमार्क की, तो वहां पर कितने लोग हैं कि ये इस तरह की सरकार की नीतियों का आलोचना करने में ये जो अधिकार का समर्थन है, इन्होंने कहा है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए। और ये आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में सबसे ज्यादा लोग हैं कि जो ये कहते हैं, 37% भारतीय कहते हैं कि हाँ, सरकार की नीतियों की आलोचना होनी चाहिए। और वही अगर हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क में हार्डली आपको 3% दिखेंगे, यूके में हार्डली आपको 5% लोग दिखेंगे। तो ये देखिए कितना फर्क है। ये अपने आप को आधुनिक और सबसे पुराने डेनमार्क मतलब डेमोक्रेटिक कहने वाले लोग, इनमें यहाँ कितने कम लोग हैं। वैश्विक रुझान अगर हम देखेंगे, वैश्विक रुझान देखेंगे, राइट, वैश्विक रुझान जो वर्ल्ड रैंक में क्या है, वैश्विक रुझान,
वैश्विक रुझान में अगर बात करें तो यूएसए, राइट, यूएसए वगैरह, जैसे इंडिया भी है, यूएसए भी है, इन इजराइल है, राइट, इजराइल है, जापान है, इन देशों में फ्रीडम ऑफ स्पीच को अब कर्व किया जा रहा है। वहां देखा जा रहा है कि यहाँ पे कम हो रहा है, राइट, सर्वाधिक गिरावट देखी गई है इजराइल में, राइट, जापान में, यूएसए में गिरावट है, गिरावट फ्रीडम ऑफ स्पीच में, फ्रीडम ऑफ स्पीच इस वजह से ऐसे कर लेते हैं, राइट, इसमें क्या है, गिरावट, इसमें क्या देखी गई है, गिरावट देखी गई है, जापान में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, राइट। नॉर्वे जो है, नॉर्वे रैंकिंग अगर हम देखें, रैंकिंग, ये देश तो हमेशा नंबर 1 पे रहते हैं, छोटे से देश है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। नॉर्वे जो है 87.9 पॉइंट्स है, इसको 87.9 पॉइंट्स है नॉर्वे को। डेनमार्क को 87 है, डेनमार्क को 87 है, 87 पॉइंट है। ये देश शीर्ष पर है, ये शीर्ष स्थान पर है ये देश, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इसके लिए एकदम आइडियल देश है ये, शीर्ष स्थान पर है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ये इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये देश निम्न स्तर पर है, लेबनान वगैरह जैसे, राइट। ये मलेशिया, इंडोनेशिया जो है 56 पॉइंट पर है, मलेशिया 55 पॉइंट पर है, राइट, मलेशिया 55 पॉइंट पर है। पाकिस्तान में भी अच्छी, मतलब ये किया गया है, पाकिस्तान में भी देखा गया कि वहाँ पर भी वृद्धि देखी गई है पिछले वर्षों के मुकाबले, पिछले वर्षों के मुकाबले पाकिस्तान में भी क्या देखा गया है, बहुत अच्छा सुधार देखा गया है। 57 पॉइंट है यहाँ पर, 57.7, ये यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह ये देश है, डेनमार्क वगैरह ये शीर्ष स्थानों पर ये सभी देश है, राइट। भारत को जो लोकतंत्र का गिरावट जिसे हम कहते हैं, लोकतांत्रिक गिरावट, इस कैटेगरी में भारत का भी नाम आ रहा है, लोकतांत्रिक गिरावट, लोकतांत्रिक गिरावट में भारत है, भारत का भी नाम है, हंगेरी है, राइट, छोटे छोटे देश है, वेनेजुएला है, राइट, इस श्रेणी में रखा गया है, वेनेजुएला, वेनेजुएला इस श्रेणी में रखा गया है, ये श्रेणी है, ये कैटेगरी है, लोकतांत्रिक गिरावट वाली कैटेगरी में भारत को भी रखा गया है। यहाँ स्लाइड सा देखा गया है कि किस तरह से फ्री ऑफ स्पीच, इस पर मतलब लोकतांत्रिक गिरावट में यह है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, मगर सुरक्षा कम है, सुरक्षा कम है, इस श्रेणी में जो है, इस कैटेगरी में भारत को भी रखा गया है, जो कि बड़ा चिंता का विषय है। अगली न्यूज हम देख लेते हैं, सैन्य अभ्यास वरुण है, वरुण सैन्य अभ्यास है, ये दो, फ्रांस की नौसेना और भारत, ये फ्रांस और भारत, भारत और फ्रांस की नौसेना, इन दो देशों के बीच में एक संयुक्त अभ्यास है, संयुक्त अभ्यास है। इस वर्ष जो है ये 23वां संस्करण था, राइट, 23वां संस्करण था, राइट, ये 23वां संस्करण था। और ये भारत के मतलब आसपास जो हिंद महासागर है भारत में, ये भारत में हुआ है अभी, ये यहाँ हुआ है, और ये बहुत ही वार्षिक, बहुत ही बेहतरीन है, दो देशों के बीच में, दो देशों के आपसी संबंधों में, दो देश मिलकर मॉक ड्रिल्स करते हैं, सैन्य अभ्यास करते हैं, राइट, संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, और इससे जो है आने वाली जितने भी खतरे हैं, उन खतरों से लड़ने के लिए युद्धाभ्यास, ये युद्ध अभ्यास है, युद्धाभ्यास जिसे कहते हैं, राइट। और अगर बात करें तो भारत की तरफ से ये जो है ये 19 से 22 मार्च तक चला, और भारत की तरफ से जो युद्धपोत शामिल हुए थे, भारत और फ्रांस की तरफ से, अगर मैं भारत की बात करूं, भारत की तरफ से, तो विक्रांत जो हमारा आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत, ये शामिल हुआ था। और फ्रांस की तरफ से अगर बात करें, फ्रांस की तरफ से, तो उनका जो
बहुत बेहतरीन ये है, एफ.एस. चार्ल्स डिगॉल, राइट, एफ.एस. चार्ल डिगॉल, ये जो है डिगॉल, एफ.एस. चार्ल्स डिगॉल, ये शामिल हुआ था युद्धपोत और विमानन। ये एक विमान वाहक वाला युद्धपोत है, राइट, विमान वाहक युद्धपोत, विमान वाहक युद्धपोत है ये, ऐसा जहाज जिस पर सारी की सारी चीजें अवेलेबल होती है, राइट, ये विमान वाहक पोत है। ठीक है, तो ये इसके अलावा, अगर बात करें तो फाइटर जेट्स थे, फ्रिगेट्स थे, साथ ही साथ जो विध्वंसक डिस्ट्रॉयर होते हैं, विध्वंसक फ्रिगेट जिसे कहते हैं, विध्वंसक फ्रिगेट, ये भी शामिल थे। सबमरीन्स थी, कई सारी सबमरीन्स थी, क्योंकि एंटी सबमरीन का भी अभ्यास किया गया है, कई सारी सबमरीन्स थी, राइट, कई सारी सबमरीन्स थी। और कार्पेन क्लास पनडुब्बी जिसे हम कहते हैं भारतीय, वो भी थे। वो देखिए, इस युद्ध अभ्यास का सिंपल उद्देश्य क्या होता है, आपसी सहयोग को मजबूत बनाना, आपसी सहयोग को मजबूत करना, दृढ़ बनाना, मजबूत करना, ये तो मुख्य उद्देश्य होता ही होता है, राइट। खास करके युद्ध अभ्यास करना होता है, संचालन करना होता है, आतंकवाद रोधी संचालन, बेसिकली प्रैक्टिसेस होती है, समुद्री सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, राइट, ड्रिल्स होती है, मॉक ड्रिल्स होती है इसमें, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर करी जाती है, राइट, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉक एयर कॉम्बैट था, एंटी सबमरीन था, राइट, मॉक थे, एंटी सब मरीन प्रैक्टिसेस थी, एंटी सबमरीन प्रैक्टिसेस थी, राइट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सामरिक महत्व होता है इसका, सामरिक महत्व, देखिए सागर में ना, आज एक कहावत है, पूरी दुनिया पे राज, पता है ब्रिटेन ने क्यों किया, क्योंकि उसका समुंदर पे उसका राज था, समंदर पे वो राज करता था, इसीलिए, राइट, यही एक चीज है। एक सिंग वाले गेंडे, अगली न्यूज देख लेते। देखिए दो देशों में इस तरह का जो अभ्यास होता है, दो देशों में इस तरह का अभ्यास जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सारी दुनिया भर में इस तरह का अभ्यास, और भारत तो और भी कई सारे अभ्यास करता है, थाईलैंड के साथ करता है, इधर म्यांमार के साथ करता है, इधर बांग्लादेश के साथ करता है, अमेरिका के साथ है, क्वाड है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर करता है, अमेरिका है, यूके, कई अन्य देशों का, और जमीन वाले भी है, आर्मी भी है, गरुड़ है, वरुण है, और इतने सारे किए जाते हैं, इसलिए करे जाते हैं ताकि दो देशों के बीच में, सेनाओं के बीच में एक दूसरे के साथ वो सीख सके, एक दूसरे देशों की विपरीत परिस्थितियों में जो सैनिक वहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक अपनाते हैं, किस तरह से लड़ाई में वो मुस्तैद रहते हैं, किस तरह से वो नई नई टेक्नोलॉजियाँ सीख रहे, भारत सीख रहा है, भारत से वो देश सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं। जैसे इतने आबादी वाले देशों में जो मैनेजमेंट हम करते हैं, वो मैनेजमेंट के स्किल्स वो लोग हमसे सीख के जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, दंगा या किस तरह की सिचुएशंस को किस तरह से रोका जाए, ये सारी चीज़ें दोनों देश एक दूसरे के प्रति सीखते हैं। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। एक सिंग वाले गेंडे की संख्या में वृद्धि हुई है, एक सिंग वाले गेंडे के संख्या में, ये पश्चिम बंगाल की बात है, राइट। पश्चिम बंगाल में सेंसस, पश्चिम बंगाल में जो है ये सेंसस किया गया है वहाँ, और देखा गया कि एक सिंग गेंडा जो है उनकी आबादी में बढ़कर बड़ा वृद्धि देखी गई है पश्चिम बंगाल के। तो ये देखा गया कि किस तरह से जो अभी अवेलेबल है उन कुछ सीमित क्षेत्र की बात है, सीमित क्षेत्र में है हुआ है ये, तो वहाँ 229 गेंडे हुआ करते थे। जैसे क्षेत्र की मैं बात बताऊँ आपको, तो ये
4 क्षेत्र मिलकर ही गणना हुई है। ये पूरी गणना नहीं है, ये पूरी गणना नहीं है, ना नॉर्थ ईस्ट की ना इतनी, ये पूरी सिर्फ पश्चिम बंगाल के 4 क्षेत्र की मिलकर ये गणना है। तो वहां देखे गए तो पश्चिम बंगाल में 229 एक सिंह गेंडे हुए थे, वन हॉर्न हुआ करते थे। तो अब जो है उनकी संख्या 392 हो गई है, 392। 229 थे संख्या, अब संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 392। और ये बहुत अच्छा आंकड़ा है, मतलब अगर देखे तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास गए हैं, राइट, डबल के आसपास, नॉट एग्जैक्टली डबल बट डबल के आसपास ये लोग गए हैं। ये जनगणना करी गई है, जनगणना करी गई है। जनगणना के पश्चात ये अच्छे आंकड़े सामने आए हैं, राइट। और बहुत अच्छी बात है, अगर बात करें तो ये गणना जो है, ये जनगणना ये 5 से 6 मार्च के बीच में करी गई थी, जिसके रिजल्ट अभी आया है। 5 से 6 मार्च के बीच में ये जनगणना करी गई थी। और इसका क्षेत्र क्या था, अगर इसका क्षेत्र अगर देखें तो ये मोस्टली जलदापरा है। जलदापरा, ये जलदापरा में हुआ था। ये जलदापरा वन्यजीव अभयारण्य जो है, राष्ट्रीय उद्यान है ये, जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, ये है तोरसा नदी, पूर्व हिमालय में, राइट, तोरसा नदी के इसमें है ये। एक तो एक क्षेत्र हो गया ये, दूसरा है दूसरा भी राष्ट्रीय उद्यान ही है, राइट। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, उद्यान है गोरुमारा, ये जलपाईगुड़ी में आता है, राइट, राष्ट्रीय उद्यान, राइट, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जलपाईगुड़ी। तीसरा एरिया है, तीसरा एरिया है जलपाईगुड़ी है तीसरा भी, मगर वो चापरामारी या चपरामारी जिसे कहते हैं, छपरा या चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, राइट। ये जो है चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य, जल और जलपाईगुड़ी रिजर्व वन। जलपाईगुड़ी रिजर्व फॉरेस्ट जो है, रिजर्व वन, जो जलपाईगुड़ी में ही है, ये भी जलपाईगुड़ी में आता है, लिख ही देता हूं मैं, जलपाईगुड़ी, राइट, और ये भी जलपाईगुड़ी में, राइट। तो ये इसका ये क्षेत्र था, ये 4 जगह पर जितने भी एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं उनकी गणना हुई है। और ये देखा गया कि इन 4 क्षेत्रों में मिलकर पहले 229 गेंडे हुआ करते थे, अब 392 गेंडे हो चुके हैं। भारतीय गेंडों के बारे में अगर हम कुछ तथ्य जान ले तो आपको बड़ी खुशी होगी जानकर। ये तथ्य जो है, एक तो ये यूनिक है, राइट, यूनिक है। इनकी जो मोस्टली देखा जाए तो ये एक कवच होता है, इनके मोटी चमड़ी होती है, मोटी त्वचा बहुत मोटी होती है इनकी, राइट। और ये आर्मर लाइक, जैसे लड़ाकू होते हैं ना, आर्मर जैसे लगता है कि किसी तरह का एक भेष पहना हुआ, बिल्कुल वो एक कवच की तरह लगते हैं। मोटी त्वचा होती है, बहुत ही सख्त, सख्त एंड मोटी त्वचा, सख्त त्वचा होती है, राइट, सख्त, बहुत ही कड़क जिसे हम कहते हैं, राइट। इनकी ये पहचान है। और ये इनका जो शरीर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि किसी तरह का कवच पहना हुआ है। तो ये इनकी यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी है, इनसे इनको पहचाना जाता है। और ये 3 एशियाई गेंडों में से एक है, 3 एशियाई गेंडों में से एक है ये, राइट। इनकी खासियत है, सबसे बड़ा भी है ये, 3 एशियाई गेंडों में से जो सबसे बड़ा है, में से सबसे बड़ा, जो एशिया में गेंडे पाए जाते हैं वन से एक सिंगे वाले,
इनमें सबसे बड़ा गेंडा है जो भारत में पाया जाता है, इसकी ये खासियत है। और अगर बात करें सबसे बड़ा ये आकार में भी, राइट, आकार अगर बात करें तो ये अफ्रीकन सफेद, अफ्रीकन सफेद जो गेंडा पाया जाता है अफ्रीका में, उसके बराबर है, उसके समान, उसके समान ही है ये, राइट, उसके समान है। और काजीरंगा जो है वो एक सिंगे गेंडे के लिए सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा निवास है काजीरंगा। काजीरंगा जो है वो सबसे बड़ा निवास स्थान है, दुनिया का सबसे बड़ा आवास, इनका सबसे बड़ा आवास है, राइट, एक सिंह गेंडे वाले का सबसे बड़ा निवास स्थान है। यहाँ लगभग लगभग 3000 के आसपास गेंडे पाए जाते हैं, ये पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत में, जिसमें मुख्यतः पूर्वोत्तर और वो वाला इलाका आ जाता है। और ये जो है संकटग्रस्त कैटेगरी में आते हैं आयुष्यन की, संकटग्रस्त श्रेणी में, किसकी, आयुसीएन, आयुसीएन की कैटेगरी में ये संकटग्रस्त में आते हैं, राइट। और ये दुनिया के जो 5 महत्वपूर्ण गेंडे हैं उसमें एक आते हैं, राइट। ये 5 महत्वपूर्ण जो गेंडे हैं दुनिया में, उनमें से एक ये पाई जाते हैं। इनका संरक्षण क्षेत्र जो है, संरक्षण क्षेत्र जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मोस्टली असम राज्य के काजीरंगा, जिसकी मैंने अभी बात करी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल के जल दापड़ा या जल पागड़ा जिसका राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसे क्षेत्रों में ये सुरक्षित तौर पर पाए जाते हैं, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया हुआ है। यहाँ बस आपको लिख दिया कि आपको याद रहे, काजीरंगा ये मुख्य दुनिया का सबसे बड़ा निवास स्थान भी है, दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट निवास आवास जिसे हम कहते हैं, राइट, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट आवास है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रैक्टिस में परफेक्ट, हम जो भी करंट अफेयर पढ़ते हैं हाल फिलहाल में, उन सभी करंट अफेयर पर बेस ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन होता है हमारा। और इसे लेने का मतलब यही होता है कि आपकी तैयारी एक तरीके से हमें भी पता चल जाए कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो, क्या है, कैसे है, कहाँ आपकी तैयारी चल रही है, किस दिशा में जा रही है, ये सारी चीज़ें पता यहाँ से चलती है। पहला सवाल देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे कुकी जनजाति के लोग किस क्षेत्र में मूल रूप से निवास करते हैं। ये पश्चिमी भारत, बी उत्तर पूर्वी भारत, म्यांमार और बांग्लादेश, सी दक्षिण भारत, और डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये किन में से, ये जो कुकी जनजाति है, कुकी आपने सुना भी होगा, इतिहास में भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। ये उत्तर पूर्वी भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में मोस्टली पाए जाते हैं। और कुकी बहुत ही एक यूनिक जनजाति है, कुकी जो एक जनजाति है, कुकी जनजाति या कुकी लोग मनी, ये मोस्टली जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत में। और पूर्वोत्तर भारत की मैं बात करूँ तो कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली मणिपुर। और आपने देखा होगा कुकी और मैती का संघर्ष भी चल रहा था, कुकी और मैती मणिपुर जल रहा है, अभी भी जल रहा है, तो ये मोस्टली मणिपुर में पाए जाते हैं। साथ ही साथ असम मेघालय में पाए जाते हैं, नागालैंड में है असम मेघालय, पर मोस्टली मणिपुर में, बड़ी संख्या में मणिपुर में, नागालैंड में है, और उसके बाद त्रिपुरा मिजोरम में है, त्रिपुरा मिजोरम यहाँ पाए जाते हैं। ये चीन, राइट, इनको जो है म्यांमार और बांग्लादेश में तो है ही है, राइट, इसके अलावा इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें चीन भी कहा जाता है, मिजो भी कहा जाता है। ये कुकी लोगों को चीन, मिजो, जोमी, चीन, मिजो, जोमी, कुकी के, कुकी जनजाति को इन नामों से भी बुलाया जाता है, जनजाति को इन नामों से भी बुलाया जाता है, ये सिनोनिम्स है, बुलाया जाता है, राइट, इन नामों से भी इनको बुलाया
जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, कुकी विद्रोह 1970 से लेके 19 तक, 17 से 19 तक, इसका मुख्य कारण क्या था? ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए स्वतंत्रता। देखिए कुकी इसलिए चर्चा में है कि इनसे जुड़ा हुआ सवाल आने के बहुत बहुत चांसेस है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। उसका सिंपल रीजन है क्योंकि मणिपुर में कुकी और मैतेई इनका संघर्ष चल रहा है, तो उसको लेकर। तो इसका मुख्य कारण क्या था? ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग थी, बी भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष था, सी सांस्कृतिक संरक्षण था, और डी आर्थिक असमानता। देखिए मोस्टली आर्थिक असमानता तो आप काट दोगे क्योंकि ब्रिटिश राज में हम लोग, तो आर्थिक असमानता तो होगी ही होगी, तो ये कोई कारण नहीं है क्योंकि वो तो था ही। बट आदिवासी समुदाय है तो आपको लगेगा भाई सांस्कृतिक संरक्षण चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश क्या कर रहे हैं? ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, तो इनकी जो कस्टम्स होंगी, कस्टम्स वगैरह, वो ये भी नहीं। जनजातियों का मुख्य आंदोलन जो था वो भूमि से रिलेटेड ही था, जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन, ये आंदोलन था। तो फिर भाई ये भी हो सकता है, ऐसा भी लग सकता है। बट मोस्टली ये तो कारण है ही है, बट ये सभी कारणों को लेकर जब तक आपको स्वतंत्रता नहीं होगी, ये इन कारणों का, ये कारण फुलफिल नहीं होंगे, ये कोई भी जान सकता है। इसीलिए मुख्य जो मांग थी कुकी विद्रोह की वो थी ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी। आज़ादी इनकी मुख्य मांग थी। और ये क्या क्यों थी? एक तो दमनकारी नीति, ब्रिटिश की ऑपरेस्ट, ब्रिटिश दमनकारी नीति एक तो मुख्य कारण, ये दमनकारी नीति थी, राइट। देखो ये काल कौन सा है? कौन सा काल है? प्रथम युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध। तो इस विश्व युद्ध में क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में जबरन भर्ती, जबरन भर्ती कराई जा रही थी। क्या कराया जा रहा था? जबरन भर्ती कराई जाती थी, क्योंकि युवाओं को जबरदस्ती युद्ध में धकेला जा रहा था, वो भी एक बड़ा रीजन था, राइट। तीसरा रीजन क्या था? हेवी टैक्सेस, कुकियों पे हेवी टैक्सेस लगाते थे, और जिनकी अपनी आज भी जिंदगी का मतलब वो जंगल पर निर्भर थे, तो वो टैक्सेस जो है, इतने हेवी टैक्सेस देना उनके लिए बड़ा इम्पॉसिबल था, राइट। ब्रिटिश शासन में और एक चीज हुई थी, ब्रिटिश भारत से, देखो कुकीज तो वैसे फैले हुए थे, ब्रिटिश भारत एंड ब्रिटिश बर्मा का विभाजन, ये भी एक बड़ा रीजन था कुकी विद्रोह के पीछे। क्योंकि ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश बर्मा का जब विभाजन हुआ, तो बॉर्डर का तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, बॉर्डर में रहने वाले ही लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो आधे कुकीज तो उधर चले गए, इसलिए आज भी आगे आधे आपको कुकी दिखेंगे, बांग्लादेश में भी दिखेंगे, उधर आपको बर्मा में भी दिखेंगे, राइट। तो ये विभाजन जो था, ये भी बहुत मतलब कंटिन्यू इसका एक रीजन रहा था। और इसीलिए जो है एंग्लो एंग्लो कुकी, राइट, एंग्लो कुकी युद्ध आपको देखने को मिलते हैं इन तीन चरणों में, तीन चरणों में, तीन चरणों में, ये प्रथम विश्व युद्ध के दरम्यान, प्रथम विश्व युद्ध के दरम्यान आपको ये तीन चरणों में एंग्लो कुकी युद्ध देखने को मिलेंगे, राइट। ये कुकी युद्ध जो है, कुकी जो रिवोल्ट है, ये हमारे एग्जाम्स में यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस में हर जगह पूछा जाता है, और आपने देखा भी होगा, आपके कई सिलेबस को अगर आपने देखा होगा तो वो है ही। हाल ही में चर्चा, अगला सवाल देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा है आईएनएस इम्फाल, ये किस परियोजना के तहत निर्मित है? ये प्रोजेक्ट 75, बी प्रोजेक्ट 17A, सी प्रोजेक्ट 15B, और डी प्रोजेक्ट 28, राइट। तो ये प्रोजेक्ट 15B, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इससे पहले ये क्लास में पढ़ाया है, राइट। ये मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आपको याद होगा तो, अगर आपने क्लासेस को सही ढंग से देखिए, मैं 15B 15 ये इसके बारे में बता चुका हूं। तो अगर इसका सही आंसर तो 15B है, और ये 15B प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट 15B क्या है? तो ये क्या है? भारतीय नौसेना, राइट? जो भारतीय नौसेना है उनके लिए, भारतीय नौसेना के लिए ये उन्नत, राइट, एडवांस जो हथियार है, राइट, एडवांस जो एडवांस स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड, उन्नत स्वदेशी जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी पे आधारित है, स्टील्थ, राइट, स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर जो आधारित है, वैसे वैसे मिसाइल, विध्वंसक युद्धपोत, विध्वंसक युद्धपोत, ये सब देने का काम ये करने वाले हैं। इसमें जो 4 है, राइट, मतलब युद्धपोत बनाना, निर्माण करना या निर्माण करना, ये मुख्य उद्देश्य है। ये क्या है? उद्देश्य या गोल, जिसे हम गोल कहते हैं, राइट, ये मुख्य उद्देश्य है। और इसमें क्या है? इसमें एक खासियत है प्रोजेक्ट 15B में, इसके शहरों पे नाम पर ये रखा गया है, शहरों के नाम पर 4 है, टोटल 4 युद्धपोत है। और क्या नाम है उसका? एक तो आपका INS इम्फाल हो गया, INS इम्फाल, ये पहला हो गया। दूसरा INS विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है, राइट। तीसरा आपका हो जाएगा मोरगू, मोरमुगाओ, आयन। और चौथा हो गया सूरत, सूरत। और मुझे जहां तक याद है, और ऑब्वियसली मुझे याद ही है, मैंने INS विशाखापट्टनम के बारे में भी पढ़ा है, INS इम्फाल के बारे में, मोरमू गांव में भी, और INS सूरत के बारे में भी पढ़ाया था। और इसके ऊपर मैंने आपको सवाल भी पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से शहर पर एक युद्धपोत का नाम रखा गया है, जिसमें मैंने कई सारे नाम दिए थे, उसमें एक सूरत था, क्योंकि तब वो रिसेंटली रखा गया था। और इसकी एक खासियत ऐसी है कि ये गुजरात का पहला ऐसा शहर है, सूरत, जिसके नाम पर एक युद्धपोत का नाम रखा गया। मैंने ये भी आपको बताया था। अगला सवाल, साइबर अपराध डेटा साझाकरण और विश्लेषण के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां, जो भी एजेंसीज है हमारी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसे कहते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, राइट, उनको एक समन्वय मंच के रूप में डिजाइन किए गए समन्वय मंच, एक कॉमन मंच है, उसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, मतलब किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है? ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, और डी संचार मंत्रालय। तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, राइट, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये I4C इसे कहते हैं, राइट। और गृह मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था, ये 2018 की ये बात है, अक्टूबर 2018 में इसको मंजूरी मिली थी, अक्टूबर 2018 में इसे मंजूरी मिली थी, और ये लॉन्च अब हुआ है, राइट। अगला सवाल, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा की जाती है? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और डी IQ एयर, राइट। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर्यावरण है, चलो इसको तो काट ही दो, इसका कोई लेना देना नहीं। पर हवा का सीधा संबंध स्वास्थ्य से तो WHO भी लग सकता है, और यहाँ तो सीधा सीधा एयर क्वालिटी एयर लिखा हुआ है, इंटरनेशनल क्वालिटी ऑफ एयर, यहाँ, राइट। तो यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ, तो ये ही इसका आंसर है, डी, राइट। थोड़ा बहुत पता हो तो, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी था, ये टॉपिक भी पढ़ाया हुआ है, तो आपको, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। ये स्विस स्विस कंपनी है, ये स्विस कंपनी है, वो इसको, इस रिपोर्ट को करती, एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, राइट, एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी।
और ये ईयरली रिपोर्ट देती है। और इसी में मैंने आपको बताया था कि भारत के दुनिया के जो 20, राइट, इसी रिपोर्ट में आया है दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में से 13 शहर भारत के हैं। भिवंडी, लखनऊ, कानपुर, बर्निहाट दुनिया का नंबर 1 शहर है जो सबसे ज्यादा, राइट, सबसे ज्यादा प्रदूषित, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित है ये, और ये नंबर 1 पर है, और ये नॉर्थ ईस्ट में है, राइट। चलिए अगला देख लेते हैं। मैंने बहुत डिटेल में क्लास लिया, आप देख सकते हो, आप क्लास प्रीवियस क्लास जाके देख सकते हो, बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया था, आपको मज़ा भी आएगा वो पढ़ते हुए, और इतना क्वालिटी कंटेंट में वहाँ लेकर आया हूँ। और ख़ास बात है कि यहाँ वहाँ से नहीं, सीधा इस कंपनी की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर वहीं से सारा कंटेंट लेकर उसको पूरा का पूरा एक अच्छी तरीके से बनाकर मैंने आपको परोसा हुआ है, आप देख सकते हैं, और आपको बहुत काम आएगा। अगर आपका देखिए यूपीपीसीएस मेंस है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है, बिहार का मेंस है, एमपीपीसीएस का मेंस है, इन सब में अगर एनवायरनमेंट से लेकर कोई सवाल आता है, या उनके इंटरव्यूज में अगर आता है, या एयर क्वालिटी से रिलेटेड कोई सवाल आता है, तो आप वहाँ सीधे सीधा उसको कोट कर सकते हो बिना बेहिचक, राइट। हाल ही में अगला सवाल है, चर्चित चौगस द्वीप समूह पर भारत ने किस देश के दावे का समर्थन किया था, राइट। ये मॉरिशस, और ये क्यों चर्चा में, क्योंकि अभी हमारी जो पीएम है, पीएम मोदी, इनकी क्या हुई थी, मॉरिशस यात्रा हुई थी, मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई है, राइट। ए मॉरिशस, बी म्यांमार, सी थाईलैंड और डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर ऑब्वियसली मॉरिशस है। और चागोस द्वीप समूह जो है, चागोस, ये इस पर यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, उसका उसके बीच में ये पूरा का पूरा मसला था, इसके बीच में ये पूरा का पूरा मसला था, यूके मॉरिशस विवाद था ये। यूके अभी भी कह रहा है कि भाई ये हमारा है, पर यूके ने अभी ये विवाद को छोड़ दिया है और आगे बढ़ गए। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे पर्वतमाला परियोजना किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है। एक पर्वतमाला एक परियोजना है, पर्वतमाला परियोजना के नाम से, ये किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है। ये पर्वतीय क्षेत्र में रेलवे बिछाना, बी रोपवे का विकास, सी पर्वतों की सुरक्षा, और डी पहाड़ी क्षेत्र में रोड बनाना, राइट। तो ये पर्वतमाला परियोजना के नाम से है, तो लग सकता है कि भाई कनेक्टिविटी का कुछ होगा, राइट, विकास भी है, सुरक्षा भी है, मतलब कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा जब तक अनटिल अनलेस अगर आपको ये पता नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो डू नॉट डेयर टू अटेंड दिस काइंड ऑफ question, because if there is a negative marking in existing, if there is no negative marking and you don't have any kind of idea or any link of between the question and answer given the options, so you can tick any one, those are very similar because of pariyojna word mostly कुछ बनाने को लेकर होता है या किसी क्षेत्र के विकास को लेकर होता है, तो यू कैन एलिमिनेट ऑल्सो, यू कैन एलिमिनेट दिस काइंड ऑफ पर्वतों की सुरक्षा, क्योंकि परियोजना है तो पहाड़ी क्षेत्र पर्वत है तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ आप जो है कुछ एक टिक कर सकते हो। सही आंसर इसका रोपवे का विकास है, राइट, रोपवे, क्योंकि पहाड़ में, क्योंकि देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, रोड रेलवे बिछाना टू मच कॉस्टली एंड टू मच कॉस्टली एंड रिस्की ऑल्सो, राइट। और सेम क्षेत्र यही पे भी लागू होता है, ये कट गया, थोड़ा दिमाग लगाओगे, रोपवे तो होता है क्योंकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए इस पहाड़ों में रोपवे से बेटर कनेक्टिविटी कुछ नहीं हो सकती, तो दैट इज द रीजन कि रोपवे का विकास करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ उस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, पर्यटकों के लिए और सभी चीजों के लिए रोपवे एक बेस्ट ऑप्शन होता है, राइट। हाल ही में अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये इथियोपिया, बी नाइजीरिया, सी श्रीलंका, डी अर्जेंटीना। ब्रिक्स, राइट, ब्रिक्स की अगर बात करें तो अर्जेंटीना ने हाल ही में इससे निकलने मतलब शामिल होने से इनकार कर दिया है।
ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों से मिलकर जो है ये 2009 में बना था। 2008 में एक अमेरिकी अर्थशास्त्री है ओम ब्रायल करके, राइट, जिम ओ ब्रायल करके एक अर्थशास्त्री है। उन्होंने 2008 में इसकी कल्पना करी थी कि भारत, चाइना, रशिया मिलकर एक अलग एक ब्रिक्स समूह बना सकता है। तब ये BRI मतलब BRC था, राइट। तो ये इसमें फिर बाकी और भी देश जुड़े, तो फिर ये बना, क्या बना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिलकर ये ब्रिक्स बना। ये था एक्चुअली रिक, रशिया, चाइना, इंडिया, ये इंडिया चाइना ऐसे मिलके, राइट। जिम ओ ब्रायल ऐसा नाम है उनका, अर्थशास्त्री है। उन्होंने ये कल्पना दी थी, 2009 में ये बना। अब इसका विस्तार हुआ है, राइट। इसका विस्तार हुआ है 2025 में, कुछ और देश इसको ला हुए। एक तो साउथ अफ्रीकन पूरा संघ ज्वाइन हो चुका है। उसके साथ साथ जो है मिस्र, इथियोपिया, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, और संयुक्त अरब अमीरात, राइट। संयुक्त अरब अमीरात ये देश, और इन्हीं के साथ अर्जेंटीना भी ज्वाइन होने वाला था, मगर आइन वक्त में अर्जेंटीना ने अपने आप को पीछे खींच लिया, उन्होंने मना कर दिया। तो ये जो है ये 1 जनवरी से 1 जनवरी 2025 से ये लोग शामिल हो चुके हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। ब्रिक्स बहुत ही, अगर किसी दिन पढ़ाऊँ मैं ब्रिक्स पूरा, आपको कुछ अपडेट आएगी ना ब्रिक्स की, तब मैं पढ़ाऊंगा। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है वो, मेरा फेवरेट भी टॉपिक रहा है। हाल ही में चर्चा में रहे सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए झारखंड, बी बिहार, सी राजस्थान, और डी गुजरात। सज्जनगढ़ नाम से ही पता चल जाएगा कि राजस्थान में है, राइट। बट गुजरात में भी होते हैं ऐसे नाम, तो कह नहीं सकते, राइट। ये उदयपुर से पश्चिम में 5 किलोमीटर पर है ये फैला हुआ, 5 किलोमीटर दूरी पर है ये, राइट। ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसको मानसून महल भी कहते हैं, मानसून महल। इसे मानसून महल भी कहा जाता है। और इसको जैविक उद्यान क्या बोला गया है? जैविक, 2004-5 में ये जैविक उद्यान, ये प्रथम जैविक, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है, जो 2004-5 में बना था, राइट। अगला सवाल, राइट। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड में मिट्टी के कितने मापदंडों का परीक्षण किया जाता है? 8 मापदंड, 12 मापदंड, 10 मापदंड और 11 मापदंड। यानी कि कितने क्राइटेरियाज है जिन क्राइटेरिया से गुजर कर एक मृदा का स्वास्थ्य कार्ड जाना जाता है, राइट। सॉइल हेल्थ कार्ड ये बहुत ही जबरदस्त है, मतलब सच में ये इतने सालों में क्यों नहीं सूझा किसी को कि इतना बेहतरीन है ये मुद्रा सॉइल कार्ड जो होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड जो होता है, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड जो होता है। इस योजना को 2025 को शुरू किए, मतलब ये इस योजना के माध्यम से जो है किसानों को मृदा की जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरकता उसकी जांच की जाती है और उसकी रिपोर्ट मिलती है। ये बहुत बेहतरीन है, किसानों के लिए वरदान है ये, राइट। इसको किसानों को मृदा के पोषक तत्व, मृदा के पोषक, ये रिपोर्ट है बेसिकली तत्वों की जानकारी। जैसे हम नहीं खून की जांच कराते हैं, वैसे ही मान लीजिए ये मिट्टी की उर्वरकता की जानकारी, इसमें 12 टोटल जो है 12 इसके ये वो है, राइट। ये 12 क्राइटेरिया मापदंड है। 12 मापदंड कौन कौन से है इसमें अगर देखें? नाइट्रोजन, भाई NPK जिसे कहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
राइट, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, पोटेशियम पीएच, ईसी जिसे कहते हैं, ईसी, कार्बनिक कार्बन, सल्फर, जिंक, राइट, बोरान, आयरन, राइट, और क्या रह गया, मैंगनीज, और एक रह गया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम पीएच ईसी कार्बनिक कार्बन सल्फर जिंक बोरान आयरन मैंगनीज एंड 12 कॉपर। यस, कॉपर, कॉपर जो है ये 12 क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे हम हेमोग्लोबिन, राइट, वाइट सेल्स, रेड सेल्स सब काउंट होता है ना ब्लड का, वैसे ही मिट्टी की जांच के लिए जब आप सैंपल भेजते हो तो ये मिट्टी में क्या क्या चीज़ें हैं जो एक अच्छी फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस अच्छी फसल आने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 12 चीज़ें जांची जाती है, जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एनपीके जिसे कहते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जिसे कहते हैं, नत्र, पीएच, ईसी, कार्बनिक कार्बन, सल्फर, जिंक, बोरान, आयरन और मैंगनीज एंड कॉपर। कार्बनिक कार्बन या कार्बन, राइट, ये इसको कहा जाता है। तो ये 12 चीजें जो है जांची जाती है इन 12 चीजों को लेकर। देखिए, हालांकि इस तरह के नहीं आएंगे, बट निम्नलिखित में से कौन से 4 है, 2 है, 3 है, इस तरह से सवाल आ सकते हैं, या कितने मापदंड है, ये भी सवाल आ सकते हैं। तो आप वहाँ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होइएगा, और इसको एज इट इज़ आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एज इट इज़ इसको लिख सकते हो। ये देखिए, ये सारे के सारे सवाल जो भी मैंने कराए ये मैं ऑलरेडी अपने क्लास में पढ़ा चुका हूँ, करंट अफेयर की क्लासेस में मैं पूरा का पूरा ले चुका हूँ, तभी उसके बाद ही ये मैं क्वेश्चंस बनाकर आपसे आपके सामने रखते हैं। क्रॉनिकल पत्रिका का जो बहुत ही नाम है, नामचीन है, उसकी वेबसाइट है, क्रॉनिकल पत्रिका की वेबसाइट है, आप वहाँ जाकर हमें अपना फीडबैक दे सकते हो। इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यहाँ, या आप व्हाट्सएप चैनल से भी हमसे जुड़ सकते हो, या हमारी वेबसाइट है उसके थ्रू। प्लीज़ प्लीज़ इन क्लासेस को आप लाइक कर कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए, वो क्लास देखे, क्लास देखकर अपना ओपिनियन दीजिए। आपके जो भी कुछ सवाल होंगे वो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए, और क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।